डेटा माइनिंग जो है प्रोसेस और एआई खासकर और डिजिटलाइजेशन, इट्स लाइक अ कैलकुलेटर। व्हाट टू कैलकुलेट, वो तो ह्यूमन इंटेलिजेंस का ही काम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें काम नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, इन 3 जगहों पे हम लोग बुरी तरह से फेल हुए। वी ट्राई एंड गेट रिजल्ट बिफोर रिजल्ट, दैट्स द एक्सपेक्टेशन वी हैव डेवलप्ड इन द माइंड्स ऑफ पीपल। Hello and welcome to PTI's show at 4 Parliament Street. Who can forget the night of June 1st, 2024? The last phase of the Lok Sabha elections had just ended and television channels began flashing exit poll forecasts. As it turned out, all the exit poll companies were spectacularly wrong when the actual results came out on June 4th. Among those who got it wrong was Axis My India, one of the most respected market research companies, which had got almost all results right in the past. In fact, Axis My India's 2019 general election and Haryana Assembly election forecasts became part of the course syllabus at Harvard Business School. We have with us today Axis My India chairman Pradeep Gupta. He will talk to us about why he was way off the mark this time. We will also ask him whether exit polls are still relevant, how the exit polls are conducted, the sanctity and security of his data, and his plans for the future. We will also talk to him about the controversy surrounding the stock market fall after the exit poll results came out. Pradeep Gupta, who hails from Madhya Pradesh, studied printing technology before heading to Harvard Business School. He set up Axis My India in 2013. So now let's hear his story. Pradeep Gupta, welcome to PTI show. Thank you very much for having me here. So I'll start with the recently concluded elections. It created a lot of controversy, as you must be aware. जी, First of all, पहले गलती हुई क्या? पहले ये बताइए, अगर हुई तो कहाँ हुई गलती और क्यों हुई? एनडीए ने सरकार बनाई, बट सीटों के लिहाज से जो हमारे से बहुत बड़ा फासला था, हम गलत हुए और हमने 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में से 3 राज्यों में हम बुरी तरह से गलत हुए और बाकी 33 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी आप देखेंगे तो आप ये नहीं पाएंगे कि किसी भी स्टेट में मैक्सिमम 2 सीट का फासला होगा। यदि कम या ज़्यादा हुआ है, बहुत सारों में तो करीब 10 से ज़्यादा में तो स्पॉट आने एज इट इज़ है, जैसे हमने प्रेडिक्ट किया वैसे ही रिजल्ट आए, और करीब 6 स्टेट्स में 1 या 2 सीट का फ़र्क है, इंक्लूडिंग हरियाणा की भी बात कर ले, राजस्थान की भी कर ले, कर्नाटक की भी कर लें। बाकी स्पॉट ऑन जो है वो स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा, ऐसे सारे 33 स्टेट्स पे सही था। रह गई बात वोट शेयर की, तो हमने प्रेडिक्ट किया था 47% फॉर एनडीए को मिला 44%। हमने प्रेडिक्ट किया था इंडिया अलायंस के लिए 40%, इंडिया अलायंस को मिला 41%। तो दैट वो 3% मार्जिन एरर जो होता है विच इज़ वेल विद इन दैट। हमने कांग्रेस को प्रेडिक्ट किया था 21%, उनके 21.2 वही आए। बीजेपी को हमने प्रेडिक्ट किया था 40%, उनके आए 37%। सो दिस इज़ द रिपोर्ट कार्ड ऑफ एक्सिस माई इंडिया। बट यस, जो एक्सपेक्टेशन होती है हमेशा एक्सिस माई इंडिया से, एग्जिट पोल से, हम उसके अनुरूप उसको नहीं कर पाए। दैट इज़ वेयर, एंड उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, इन 3 जगहों पे हम लोग बुरी तरह से फेल हुए। तो एक तरह से उत्तर प्रदेश के वोटर्स ने आपके आंखों में धूल झोंक दिया? नहीं, वोटर कभी धूल नहीं झोंकते हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, वो हमारी ही गलती है। हुआ ये उत्तर प्रदेश में इस बार कि उत्तर प्रदेश में भी ईस्टर्न यूपी में जो सीट है वो हमारा बहुत बड़ा फ़र्क आया। और ईस्टर्न यूपी की जो बात करें, 5th, 6th एंड 7th फेज में 80 सीटों में से 41 सीट्स के ऊपर इलेक्शन इन 5th, 6th एंड 7th में हुए थे। उसी दौरान इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि दिल्ली, हरियाणा में 6th फेज में इलेक्शन थे, 7th फेज में पंजाब और हिमाचल प्रदेश। फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि उड़ीसा में भी इस बार 4, 5, 6, 7th फेज में थे, झारखंड में भी 7th फेज तक गया था। जनरली इन राज्यों में पहले इलेक्शन हो जाते थे, लास्ट फेज के लिए हमेशा की तरह उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार ही होते थे। अब
होता यह है कि जब कोई चौके छक्के पड़ रहे हो किसी मैच में, सामने वाली टीम अपोजिशन टीम मार रही हो, तो आपको अपना जो बेस्ट बॉलर, बेस्ट रिसोर्सेज जो होता है वो आपको लगा देना पड़ता है। अब यहाँ की जो राजनीतिक परिदृश्य था दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में, अरविंद केजरीवाल रिलीज हुए थे जस्ट बिफोर द इलेक्शन, जेल से बाहर आए थे। तो नेचुरली था, ये जानना बहुत ज़रूरी था कि, और इन्हीं तीनों राज्यों में आम आदमी पार्टी का जो भी असर होना है बड़ा, वो इन्हीं तीनों राज्यों में होना था। और झारखंड और उड़ीसा ऐसे राज्य हैं, उड़ीसा खासकर, जो 2019 का चुनाव था, हमारे सारे के सारे स्टेट्स में वोट शेयर, सीट शेयर आइडेंटिकल आया था। सीट शेयर केवल उड़ीसा में हमने 12 प्रिडिक्ट किया था बीजेपी के लिए, 8 आई थी, तो 4 का फर्क था। तो इस बार हम उड़ीसा को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर के साथ देखना चाहते थे कि इस बार उतनी भी चूक नहीं होनी चाहिए, जो कि फाइनली नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो उड़ीसा, उत्तर प्रदेश को हमने, क्योंकि पिछले 4 इलेक्शन, 2 असेंबली और लोकसभा बैंग ऑन एक्यूरेटली कॉल किए थे, उसको थोड़ा हल्के में ले लिया, और जो सुपर डुपर हमारे रिसोर्सेस थे उनको इन सब राज्यों में लगा दिया। और दैट इज़ वेयर आई मेड द मिस्टेक फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ माई सीनियर रिसोर्सेस एंड इग्नोरिंग उत्तर प्रदेश, दैट टू इन 5th, 6th and 7th फेस। बाकी के फेस में ये दिक्कत नहीं थी। और उत्तर प्रदेश के अपीरेंटली हमारे एचओ से मैं भी जाता हूँ, 31 रिसोर्सेस ऑब्जर्वर के तौर पे गए अलग अलग टीम में। उनको आप ऑब्जर्वर कह लीजिए, कोच कह लीजिए, ट्रेनर कह लीजिए, एक भी जना उत्तर प्रदेश में नहीं भेजा, क्योंकि ये सारे स्टेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट थे। और दिस इज़ वेयर वी मेड द मिस्टेक। और कुछ रिसोर्स उत्तर प्रदेश के जो सीनियर थे हमने बंगाल भी भेजे। बंगाल में तो लेकिन दिक्कत ये होती, इवन असेंबली इलेक्शन के दौरान भी पिछली बार हुआ था, पॉलिटिकल वायलेंस इतना होता है कि जो स्ट्राइक रेट बंगाल को छोड़ के रेस्ट ऑफ कंट्री में होता है, स्ट्राइक रेट से मतलब है हम 10 डोर यदि नॉक करते हैं तो हम जनरली 6 से 7 लोगों से सक्सेसफुल इंटरव्यू कर लेते हैं। बट बंगाल में रेट जो है वो 3-4 से ज़्यादा नहीं होता। और कहने का मतलब टोटल में करीब 20 से 30% होता है जो लोगों ने बोला ही नहीं, दे सेड कि नहीं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक बिकॉज ऑफ हमारे लोगों को लोग ऐसे देखते हैं कि पता नहीं ये कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या है, सस्पिशियस नज़र से देखते हैं। और बंगाल में चूँकि असेंबली इलेक्शन पिछले दौरान, यानी सिटिंग चीफ मिनिस्टर के यदि इंजरी हो जाती है, बीजेपी के प्रेसिडेंट नड्डा जी वहाँ गए थे, उनके ऊपर स्टोन पेल्टिंग और वो सब होता है, तो और फायरिंग होती है, उसमें डेथ भी हो जाती है कूच बिहार में। तो दिस इज़ द सेंस ऑलवेज इन द बंगाल। सो बंगाल में डिफ़िकल्ट होता है। तो जो भी आंसर आया वो आया, तो हम सही जगह तक, सही लोगों तक रिप्रेजेंटेटिव नहीं पहुंच पाए। दैट्स द केस इन बंगाल। तो इन 3 राज्यों में ये जो फ़र्क हुआ, दिस इज़ द लर्निंग फॉर अस कि फ्यूचर में कभी किसी चीज़ को हल्के में ना ले। और दैट टू इतने बड़े बड़े स्टेट्स, खासकर उत्तर प्रदेश तो सवाल ही नहीं उठता। जो हम सब बोलते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, तो उसमें वहाँ पर हमारी चूक हुई। First, I want to ask you that you are not the only pollster who got it wrong. Everybody, almost everybody got it wrong. तो do you think कि जो reputation जो है exit polls का, it has taken a huge beating, and to recover from that beating, do you need to have more regulations, more self-regulation by exit polls themselves so that you don't go wrong? नहीं, देखिए, सेल्फ रेगुलेशन तो हमेशा किसी भी चीज़ को करने के लिए बिल्कुल चाहिए। उसके बिना तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते, नॉट अ सिंगल % डाउट ऑन टू दैट। बट जैसे आपने कही बात की रेगुलेशन की, मैं पिछले 5 साल से लगातार सरकार में पिलर टू पोस्ट जा रहा हूँ कि जब हमारे लोग ज़मीन पे जाते हैं तो दे आर सीन विद अ सस्पिशियस माइंडसेट। बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जस्ट टू इस्टेब्लिश कि भाई हम कोई सेल्स पर्सन नहीं है, कोई हम फ्रॉड करने के लिए नहीं आए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के भेजे हुए नहीं हैं। वो बोलते हैं आपको परमिशन किसने दी? अब मैं उन्हीं से हमेशा पूछता हूँ कि भाई आप ही बता दो, मैं सर्वे एजेंसी ने कहाँ से जाके परमिशन लेनी है? हमारे को जो नॉलेज है, ये तो कहा गया कि संविधान में जनमत संग्रह करने के लिए
आपको किसकी परमिशन लेनी है? किसी की नहीं लेनी है। जनमत संग्रह इज योर ओपिनियन, आप किसी से भी बात कर सकते हैं, उसमें कहाँ परमिशन की प्रोविज़न है। फिर भी मैंने इस चीज़ को सबसे पहले लिखा कि ये पुलिस वाले और लोकल वाले परेशान करते हैं कि आप परमिशन ले आओ। हम उन्हीं से पूछते हैं किससे लानी है, वो तो बता दो, कोई बता नहीं पाता। तो हमने लिखा सबसे पहले होम मिनिस्ट्री को कि आप ही बता दो। होम मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने हमारे लेटर के ऊपर नोटिंग करके भेज दिया कानून मंत्रालय को, ये कोई कानून नहीं है तो पहले तो कानून बनवा लो। ठीक है जी। फिर हमने कानून मंत्रालय में दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ पे बोले इसके लिए क्या कानून बनाने की ज़रूरत है, इसको ऐसा करते हैं जैसे INS और ये है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में एक सेल होते हैं, वहाँ पे जैसे टीवी वाले का सेल होता है, वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, एक सेल खुलवा देते हैं। उन्होंने लेटर लिख दिया INB मिनिस्ट्री को, सेक्रेटरी साहब को। ठीक है जी, मैं सेक्रेटरी साहब से मिला। सेक्रेटरी साहब का मानना था प्रदीप यहाँ पे इतनी सारी मुसीबतें वैसे ही हैं, ये नई चीज़ तुम कहाँ से लेके आ रहे हो? मैंने कहा जब दुनिया बदल रही है तो नई नई चीज़ें तो आएंगी पूरे, लेकिन अभी इसमें सब समय लगेगा, गाइडलाइंस बनानी पड़ेगी, नोटिंग करनी पड़ेगी, आप जैसी एजेंसी से समझना पड़ेगा इसके क्या प्रोविजंस होंगे, रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे। और आप कुछ भी दिखा दोगे तो आप तो बोल दोगे कि रजिस्टर हैं, फिर एजेंसी के पास यानी कि मिनिस्ट्री में या DAVP में कौन ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपकी तहकीकात करेगा कि क्या सही क्या गलत। अब मैंने कहा सर वो तो करना चाहिए ना। अब चूंकि ये इवॉल्व हो चुका है मार्केट रिसर्च इतनी बड़ी संख्या में, और बिना मार्केट रिसर्च के तो कोई भी बिजनेस हो ही नहीं सकता। It is important to understand humankinds and their needs. उस नीड्स के बेसिस पे लोगों के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनते हैं, एंड डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स। तो ये जाने बिना कैसे बनेगी चीज़? अब वो गट फीलिंग के ज़माने तो चले गए कि यहाँ पे ये बिकता है आप तो ये बना दो। एक प्रोडक्ट की भी कम से कम 50 से 100 वैरायटी हैं, कोई सस्ता है कोई महंगा है, किसी के कुछ फीचर है किसी के कुछ फीचर है, और हर एक चीज़ अलग अलग जगह चलती है, तो वो तो ज़रूरी है। बुरे नहीं देखते हैं, तो आज तक तो वो बना नहीं। तो मैं तो सबसे ज़्यादा परेशान हूँ, आप बना दो भाई, हमको रजिस्टर कर लो, जो भी नाम्स लगते हैं आपके हम फुलफिल करेंगे, जो भी सर्वे एजेंसीज मार्केट रिसर्च कंपनीज हैं। सो आई एम आफ्टर दैट। What about peer review or more data mining, AI, will that help you? देखिए डेटा माइनिंग जो है प्रोसेस, और AI खासकर, और डिजिटलाइजेशन, इट्स लाइक अ कैलकुलेटर। जब आप कैलकुलेशन करते थे, जब कैलकुलेटर नहीं था तो आपको जो समय एफर्ट्स लगता था, कैलकुलेटर आने के बाद वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया। वो AI आने के बाद और भी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, और मल्टीपल डेटा पॉइंट जिसको हम कहते हैं, हम उसको टेक्निकल भाषा में नेस्टिंग कहते हैं। व्हाट इज नेस्टिंग? कि मल्टीपल डेमोग्राफी का प्रेफरेंस हम एक क्लिक से जान पाएंगे। कहने का मतलब 18 से 25 उम्र के मेल जो कि किसान फैमिली से आते हैं, जिनकी इनकम इतनी, उनका क्या प्रेफरेंस है। अब यदि हम इस चीज़ को एक्सेल या पिवेट में करेंगे तो एक्स अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा, इतना सारे डेटा में डीप डाइव करके आने के बाद AI से वो चीज़ फास्ट हो जाएगी। सो इट्स ए एनेबलर, बट मूड क्वेश्चन रिमेन सेम, व्हाट टू कैलकुलेट। वो तो ह्यूमन इंटेलिजेंस का ही काम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें काम नहीं आएगी। So, Mr. Gupta, a tangential question. It was being earlier said that you may go for a stock market listing of Axis My India. Are you still considering listing in the wake of allegations that the exit polls were rigged to manipulate the stock market? Congress has leveled allegations saying that it's the biggest stock market scam. TMC has called for a SEBI probe. So, would you like to respond to this? Yeah, so now coming to the stock market, see, we are a professional organization of market research. That's our job. As far as stock market go, rigged, even I don't understand what is the meaning of rigged, because जब आपके 7th फेज में 57 सीट्स का इलेक्शन है, 6th फेज में 58 सीट्स का एक सप्ताह के दौरान पे, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि उसमें रिग्ड का सवाल कहाँ से आ रहा है। एज फार एज पर्सनल लेवल पे गो, कंपनी एक्सिस माई इंडिया का
कोई भी डिमेट अकाउंट नहीं है। एक्सिस माई इंडिया नाउ 26 year young company, 26 years, and it is limited company, not listed. Till today, not a single rupee investment, external investment whatsoever. किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम सारे 4 डायरेक्टर जो फैमिली फ्रेंड्स हैं उन्हीं का प्रमोटर्स हैं। 1 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट नहीं किसी भी तरह का। दूसरी बात रह गई कि रिग करने का मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्वेश्चन कहाँ से आता है। वो तो स्टॉक मार्केट से हमारा कोई लेना देना नहीं। एज फार एज मेरा खुद का, मैं ये कंपनी की बात हो गई, मेरा खुद की बात कर लेता है। मेरा खुद का डेबिट अकाउंट है, फैमिली का भी है। मेरे अकाउंट में, डेबिट अकाउंट में मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो अप्रैल मंथ में से लेके अभी तक 35,000 रुपीज़ का है, और दैट टू वेरी अननोन टाइप शेयर, नॉट what you talk most of the time, not of that. So this is what it is. अब उसको स्टॉक मार्केट से कहाँ से कनेक्शन क्या है जो एलिगेशन लगा रहे हैं वो बताएंगे। रह गई बात आपका क्वेश्चन कि आप ये करोगे, तो आई एम तो वेरी हैप्पी टू नो दीज एलिगेशंस because it demands the investigation. Because our data system process is so foolproof, it will give me opportunity to showcase all this process system data, whatever we predicted for exit poll, to the world. So in a way, it is opportunity for us. So you are supporting the demand for JPC inquiry? I am supporting in the sense I have no problem at all. If at all it happens by the authority or whoever is there, it's opportunity for me. So would you prefer a JPC or a SEBI probe into this? I have no idea, sir. मैं इस सब चीज़ों में कभी पढ़ता नहीं। वी आर ए प्रोफेशनल कंपनी, हम अपना काम करते हैं, और जो हमारा काम है ना, हमारी जो मिशन है, टू कंट्रीब्यूट एवरी डे टू ट्रांसफॉर्म अ बिलियन लाइव्स। हम सर्वे तो ठीक है, आप जो इलेक्शन देख रहे हैं वो विजिबल है, बट वॉट वी डू थ्रू आउट द ईयर, हम लोगों की ज़रूरतें ही पूछते हैं, लोगों की तकलीफ पूछते हैं। वी डिज़ाइन एंड डिवाइस द सोल्यूशन विच इज़ प्रैक्टिकल, इम्प्लीमेंटेबल इन क्विक टाइम बाय द स्टेक होल्डर्स। समटाइम दीज स्टेक होल्डर्स में बी कॉर्पोरेट। हमारा कॉर्पोरेट का जो रेवेन्यू है वो मोर देन 2/3 से ज़्यादा है। Our clients are top corporate. It is not fair on my part to उनका नाम लेना, but multinational, global सबसे बड़े हैं। International clients हैं। International clients में भी बिल मिलिंडा गेट फाउंडेशन से लेके इस तरह के client, The Union, which is a tuberculosis body having the headquarter in France, और top multinational corporate companies हैं। तो ये सारे clients हैं, और हमारा रोज़ यदि हमने आदमी की तकलीफ़ पूछी और उसका डिज़ाइन और डिवाइस किया उस तकलीफ़ को, और जो कि एड्रेस हो गई बाय द रिस्पेक्टिव स्टेक होल्डर, दैट्स द ट्रांसफॉर्मेशन। Do you fear that these corporate customers or clients will be affected by your sort of failure in the election polls? Very good question. So first of all, this is नॉट दैट काइंड ऑफ अ फेलियर जो कि आपने 2004 में, जब तो हम नहीं किया था प्रोडिक्शन, हमने एक्सिस माई इंडिया तो जब इमर्ज नहीं हुई थी कंपनी, कि सबने प्रेडिक्ट किया था कि बीजेपी अटल बिहारी सरकार वापस आ रही है, और एक्चुअल में कांग्रेस की यूपीए सरकार आ गई। तो पहले तो ये वो नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं जो आपने कॉरपोरेट कहा, वो हमारे पूरे सिस्टम, प्रोसेस, डेटा सेंटिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, वो देखने के बाद ही बिजनेस देते हैं। वो इलेक्शन के रिजल्ट देख के बिजनेस कभी नहीं देते हैं। Mr. Gupta, you talked about the corporate clients, foreign clients. Won't it be proper that when you announce the exit polls, at that time you make the disclosure that we also work for corporate clients, foreign investors, some of them you name, obviously you can't name everyone.
That is one part. And then another part, there was also talk about that many foreign investors, FIIs commissioned exit polls this time, and to the same sets of polling agencies. So, it was said, continuing with the stock market manipulation, not necessarily you manipulated the market. So those people got the information, and it is being said the results they got were different from what was announced on TV channels. So what you say on that? And did you also, without naming, did any commission survey for FIIs? मेरे मोस्ट ऑफ 80% मेरे जो भी टीवी, सोशल मीडिया या यूट्यूब या प्रेस, जितने भी मेरे मीडिया इंटरेक्शंस हैं, मोर देन 90% टाइम इट इज़ बिफोर इलेक्शन. इलेक्शन के बाद तो एग्जिट पोल हुआ, रिजल्ट आ गया, फिर तो कम हो जाता है. हर एक समय पे मुझसे पूछा जाता है कि भाई कौन जीत रहा है. हर एक समय पे मैं ये क्लियर बताता हूँ कि एक्सिस माई इंडिया कभी भी प्री पोल या ओपिनियन पोल नहीं करता है. एंड वी डू वर्क फॉर वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज और द क्लाइंट्स. So it is not ethical on our part to do any kind of a opinion poll. That's the reason why we only do the exit poll or the post poll studies it is called. Once the last vote cast, उसके बाद ही तो फिर उसमें किसी प्रकार का इन्फ्लुएंस और उसका कोई सवाल नहीं हो जाता. नंबर 1. तो ये सब जगह पर बिल्कुल क्लियर है, वेल एविडेंट है. जो एलिगेशन लगा रहे हैं वो खुद भी कह रहे हैं कि समाप्ति, और शायद वो नाम नहीं लेते हो, टारगेट ये करते हुए बोलते हैं कि ये लोग उनके साथ काम करते हैं, तो उनको तो पता ही है. ये जो एक्सिस माई इंडिया की हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में केस स्टडी है, पिछले 2021 से 3 साल से लगातार ये क्लासरूम में पढ़ाई जाती है, और इसके अंदर भी कम से कम 3 बार लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक्सिस माई इंडिया करता था. और इसमें जिक्र है हरियाणा इलेक्शन का भी, जनरल इलेक्शन 19 के बाद हरियाणा इलेक्शन का भी, जिसमें सारी एग्जिट पोल एजेंसीज ने बीजेपी को 90 में से 75 सीट के आसपास भी दी थी, थम्पिंग विक्ट्री. एंड एक्सिस माई इंडिया ने हंग असेंबली बताई बीजेपी, 40 सीट दी थी, 46 की मेजॉरिटी मार्क होता है. सो उसमें ये लिखा हुआ है कि डिस्पाइट ऑफ हैविंग पॉलिटिकल क्लाइंट, एक्सिस माई इंडिया हैज प्रेडिक्टेड दिस. दैट्स द केस. सो और कहाँ पे किसके साथ आप डिस्क्लोजर क्या एक बार और बोल देंगे इस बार, तो आपका पहला तो डिस्क्लोज का हो गया. दूसरा था, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो सर्वे कंडक्ट करते हैं. आई हैव नो आइडिया. मुझे कभी किसी ने अप्रोच किया नहीं है. हमने कभी किसी इन्वेस्टर्स या इस तरह की कंपनीज के लिए काम किया नहीं है. सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन others, but as far as Axis My India goes, we have never ever done exit poll kind of a survey for the investors, not at all. And for client also, our simple thing is, भाई ये सब चीज़ें इलेक्शन के पहले, वंस द इलेक्शन स्टार्ट, फिर किसी को कोई ज़रूरत नहीं है इसकी. इसकी ज़रूरत होती है इश्यूज़, प्रॉब्लम, ज़रूरतें, नीड्स, क्या प्रिवेलिंग इश्यूज चल रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, ये जानने के लिए अलग अलग करते हैं. कंट्री में ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, नॉट अ सिंगल फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी और ईस्ट टू वेस्ट, जिन्होंने हमको अप्रोच नहीं किया. और मोस्ट ऑफ देम, सम ऑफ देम के साथ बात नहीं बनी होगी, वी हैव वर्क फॉर, बट सबके साथ ये क्लियर है कि ये सारी चीज़ें जो हैं एटलीस्ट 1 to 2 months बिफोर द इलेक्शन अनाउंस्ड, क्योंकि उसके बाद तो उनको भी नहीं चाहिए, वो क्या करेंगे इसका. सो दिस इज़ वेरी क्लियर, एविडेंट, ब्लैक एंड वाइट एवरीवेयर, एंड दैट इज़ द प्रिसाइसली रीज़न वाई से कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन होगा, इट विल गिव अस द अपॉर्चुनिटी टू शोकेस आवर क्रेडेंशियल्स. But is there any chance, because elections happen in phases, 7 phases, you said last vote cast हो जाता है, उसके बाद हम करते हैं. Do you give any of this information to clients at the end of each phase, or is there any chance of it getting leaked? नो वे. इवन आप हमारे ऑफिस में आके देखेंगे, लीक की बात कर तो पहले तो देने का सवाल ही नहीं उठता. वो कुछ करेंगे नहीं, और
क्लाइंट को मेरे सबका बिल्कुल क्लियर है कि एग्जिट पोल या एक बार इलेक्शन प्रोसेस चालू हो गई, आप मेरे क्लाइंट नहीं, मेरा क्लाइंट देन मीडिया हाउस है, बिल्कुल क्लियर है सबको। दूसरी बात, लीक की जहाँ तक सवाल है, आप ऑफिस में आके देखेंगे ना, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, द कन्वर्सेशन ऑल्सो। नॉट ओनली दैट, कुछ भी क्लाउड सर्वर पे नहीं है, सारा का सारा जो है एक्सिस माई इंडिया के मल्टीपल सर्वर्स हैं खुद के इन हाउस, उसके ऊपर है। एक दो, आप हमारे ऑफिस में आके देखिए, कोई किसी को भी मोबाइल फ़ोन ऑफिस के अंदर ही ले जाना अलाउड नहीं है, सबके लिए रैक्स बने हुए हैं, रिसेप्शन के भी बाहर वहाँ पे रखते हैं। 2 3, कोई भी कंप्यूटर पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, नो सोशल मीडिया का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। सो ये सारे के सारे हमने केयर और मेजर्स लिए हुए हैं, जिसकी वजह से वी आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट आवर डेटा, लीकेज का कोई सवाल ही नहीं उठता। और इवन टू मीडिया क्लाइंट जब हम देते हैं, कोशिश पूरी होती है, डिपेंड ऑन द टाइम परमिट कर रहा है कि नहीं। हमारा दिल्ली का बंदा प्रेस में प्रिंट आउट से लेके जाता है, नो ईमेल ट्रांजैक्शन। व्हाट्सएप तो है ही नहीं, हमारे ऑफिस में व्हाट्सएप कुछ भी नहीं है, कोई करता ही नहीं इस्तेमाल। I want to ask you about your career, which is extremely interesting. आपने 20 साल की उम्र में इंडिया टुडे ज्वाइन किया, उनके प्रिंटिंग प्रेस के सेक्शन में उनकी मैगजीन्स छापने का काम करते थे, फिर आप एडवर्टाइजिंग में गए, एंड आई थिंक यू आर द पायनियर इन यूजिंग यूटिलिटी बिल्स फॉर एडवर्टाइजिंग। जी, आपने वो जो ट्रेंड जो था वो शुरू किया, फिर आप हार्वर्ड बिजनेस स्कूल गए, 3 साल आपने वहाँ पे MBA भी किया। तो जरा बताइए ये कि हाउ डिड दिस ऑल दिस। देखिए, ऐसा था कि मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे, पोएट राइटर थे। उन्होंने गांधी जी के साथ सेवाग्राम वर्धा में काम किया, हम लोग वर्धा के रहने वाले थे। और एक पोएट राइटर का क्या विज़न होता है कि भाई प्रेस खुद की होनी चाहिए, क्योंकि वो हर जगह जगह जाके पहले तो पब्लिशर ढूंढना, फिर उसके बाद पब्लिशर के बाद प्रिंटर ढूंढना, आइडेंटिफाई करना, और उस ज़माने में तो प्रूफ रीडिंग और वो सब आपको प्रिंटर के दरवाजे पे ही जाके करनी होती थी। वो कंपोजिंग करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे, आप करेक्शन कीजिए और फिर ओके कीजिए और फिर प्रिंट होगा। ही वाज पोएट, कविताएं लिखते थे, स्पीच भी लिखते थे। तो उन्होंने मुझे मीडिया प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कराई कि विद क्लियर विज़न कि एक दिन अपनी प्रेस होगी, तो बेस्ट ट्रेनिंग या प्लेस बोल दीजिए या जो भी बोल दीजिए, इंडिया टुडे ग्रुप। उस समय थॉमसन प्रेस में 2000 एम्प्लॉयज़ वर्किंग अंडर वन रूफ प्रेस में काम करते थे। दैट्स द साइज ऑफ द, मैं 89 की बात कर रहा हूँ। और मैं उसमें 20 साल की उम्र में मैं उधर पे ज्वाइन हुआ। अपीरेंटली बहुत सारी मैगजीन छपती थी, कॉरपोरेट जॉब्स भी छपते थे, बट डेस्टिनी होती है, मुझे लिविंग मीडिया सेल में रखा गया ट्रेनिंग में। हम लोग 20 लोग ज्वाइन हुए थे ट्रेनिंग, हर साल 20 लोग ज्वाइन होते थे, इसलिए मैंने ट्रेनिंग ग्राउंड का, क्योंकि उसको TP की जगह ट्रेनिंग प्रेस कहते थे, थॉमसन प्रेस की जगह। तो मुझे लिविंग मीडिया सेल मतलब सारी इंडिया टुडे ग्रुप की मैगजीन्स, उसमें करीब 26 पब्लिकेशंस होते थे एक महीने के अंदर। फोर्टनाइटली 2 हिंदी इंग्लिश डिज्नी टुडे होती थी, तो वही 8 हो जाती थी। इंडिया टुडे मैगजीन उस समय 7 भाषाओं में थी, तमिल मलयालम तेलुगु 4, बंगाली और गुजराती, और हिंदी इंग्लिश तो थी। तो ये मैगजीन्स वो फोर्टनाइटली उस समय होती थी। सब मिला के 26 मैगजीन को आउट करना है, और वो पूरा लिविंग मीडिया सेल में हम लोग देखते थे, मैं देखता था। तो एक मैगजीन के एडिटर या इंचार्ज कह लीजिए प्रणय रॉय जी थे इंग्लिश के, इंडिया टुडे इंग्लिश के। प्रभु चावला जी जो थे वो इंडिया टुडे हिंदी के सर्वे सर्वा थे। शेखर गुप्ता जी जो थे वो तमिल मलयालम तेलुगु सारी वर्नाकुलर लैंग्वेज के थे। तो इस तरह से ये लोग सब बॉस होते थे। तो 4 साल काम हो गया। प्रेस का मतलब है मीडिया हाउस, मतलब फिर एडवर्टाइजिंग के बिना तो कुछ होना ही नहीं है। और हम लोग वैसे भी महाराष्ट्र और उस साइड के थे, तो फिर बॉम्बे जाके मैंने 5 साल एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम किया। फिर 2013 में जब वो स्थिति हुई कि अपन फॉरेन जा सकते हैं, पैसे खर्च कर सकते हैं, और 98 में बिज़नेस सेटअप किया था मैंने, तो 5 साल उसमें और 4 साल इसमें, 9 साल काम करने के बाद खुद की प्रेस चालू की। फिर प्रेस में उस समय अब मैगज़ीन क्या करना, वो तो ज़माना फिर अब मोबाइल का आ चुका था।
तो ये यूटिलिटी बिल किया जो हर घर में जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें शुरू की। फिर 2013 में स्थिति हुई तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल पढ़ने गए। 3 साल का ओपीएम का कोर्स होता था। वहाँ पर पीयूष गोयल जी क्लासमेट थे, एकता कपूर भी क्लासमेट थी और 2-3 एमएलए भी थे। तो 2013 में उसके बाद रॉबर्ट कैपलान हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोफेसर होते थे और वो गोल्डमैन सैक्स के वाइस चेयरमैन थे पहले। और तो 1-on-1 हम लोगों की सारे प्रोफेसर से मिलने का वो रहता था अपना बिजनेस डिस्कस करने के लिए, क्योंकि क्लास में तो सारी क्लास होती थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि प्रदीप, यू सीम्स टू बी वेरी गुड इन कनेक्टिंग पीपल, सोशल तुम्हारा कुछ नज़र आता है, तुम्हारा विज़न लिखा हुआ है कि मिशन जो लिखा हुआ है एक्टिवली पार्टिसिपेट टू ट्रांसफॉर्म अ बिलियन लाइफ, विज़न लिखा हुआ है टू कनेक्ट एंड रिजॉल्व प्रॉब्लम ऑफ ऑल 250 मिलियन हाउस होल्ड, 25 करोड़ घर में कनेक्ट हो जाओ और उनकी जो समस्या है उसको सॉल्व करना, ये लिखा हुआ है। तो वाई डोंट यू डू द पॉलिटिकल एडवाइजरी। मैंने कहा मैं कहाँ पॉलिटिकल एडवाइजरी करूँगा, मैं इसको तो कुछ आता नहीं है। नहीं बोले यू जस्ट ट्राई। तो फिर उसके बाद आके 13 में ही नवंबर-दिसंबर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, और उस समय पहला इलेक्शन जिसमें अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी थी, तो 2013 में वो हमने काम शुरू किया और तब से लेके आज तक काम करते हैं। Your fellow pollster, Mr. Deshpande, has favored pollster making disclosures about किसी भी political party के साथ affiliation है उनके पोल। What are your views? Are you in favor of making those disclosures whenever the exit polls are done by any pollsters? मैंने जैसे बताया कि वो फ्यूचर नहीं, हम पास्ट में वो सब करते हैं, करते रह रहे हैं। ऑलरेडी वी आर मेकिंग द डिस्क्लोजर, देयर इज नॉट अ सिंगल % आउट ऑन टू दैट। ये बोलते रहा हूँ मैं, लिखा हुआ है। ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की केस स्टडी ही नहीं, जितनी भी जगह मैं अपीयर होता हूँ, यदि मीडिया में अपीयर हो रहा हूँ तो वहीं तो मैं डिस्क्लोज करूँगा, और कहाँ करूँ, which is the case. Also specifying the name of the political party, like when you're making those disclosures. Good question. तो name of the political party or any client for that matter, बहुत सारे कई बारी NDA होते हैं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है, उससे किसी का मुझे नहीं लगता फ़ायदा हो रहा है। और उसमें भी यदि किसी क्लाइंट को पूछ लें कि भाई आपका नाम मेंशन करने में दिक्कत है क्या, इफ़ दे हैव नो ऑब्जेक्शन वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। इसमें तो बल्कि उस समय हरियाणा इलेक्शन में बीजेपी का नाम भी लिखा हुआ है। We do work for various political parties and in Haryana election उसमें लिखा हुआ है BJP was Axis my India's client। उसके बाद इन्होंने उनको हारते हुए तो नहीं, जीतते हुए भी नहीं दिखाया, यानी हंग असेंबली। There are allegations that exit polls this time predicted victory for the BJP, but ground reports were suggesting otherwise. What do you have to say about So that? deliberately predict किया था। ठीक है, ये बिल्कुल आपने सही कहा मैडम। आप ये दैट्स व्हाई आई सेड कि नॉट ओनली डेटा कि कितने लोगों से कहाँ कहाँ कैसे बात की है हमने, उनका पॉलिटिकल प्रेफरेंस भी है। तो आप ऑफिस में जब आएंगे तो ये पाएंगे कि जितनी सीटें हमने प्रेडिक्ट की है ना, उससे भी बहुत कहीं ज़्यादा बीजेपी को मिलती दिख रही थी। लेकिन उसको हम बोलते हैं राइट वेट्स लगाना होता है, वो लगा के उसको फिर जो डेटा की क्लीनिंग एंड कोर्स करेक्शन करनी होती है विद पुटिंग द राइट वेट्स टू मेक इट डेटा मोर रिप्रेजेंटेटिव। उस दौरान पे उसकी कटाई छटाई होती है। सो इन अ वे यदि कोई कहता कि ये रॉ डेटा जो आया है वही जैसे लोगों ने कहा है वही आप पब्लिश कर दीजिए, यू विल फाइंड बीजेपी इज गेटिंग मच मोर देन सीट व्हाट वी प्रेडिक्टेड। नहीं, आपने कहा ना कि अगर आप रॉ डेटा एकदम पब्लिश कर देते तो बीजेपी वुड हैव गॉट इंस्टेड ऑफ 400 पार के आपने जो 370 मच मोर देन दे प्रेडिक्टेड। तो आप उसमें क्या फिल्टर्स लगाते हैं सो दैट इट बिकम्स पैलेटेबल? राइट, उसमें ऐसे होता है कि 3 डेमोग्राफी होती है ह्यूमन काइंड की, वो यूनिक होती है, 3 कॉमन होती हैं, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जाति भी उसमें एक 7वीं डेमोग्राफी मिल जाती है। व्हाट डज इट मीन? डेमोग्राफी 3 का मतलब है जेंडर, एज एंड रूरल अर्बन, कि वो कहाँ पर, ये यूनिक है, ये डबल नहीं हो सकती। किसी की एज एक है तो वो एक ही रहेगी, जेंडर एक है एक ही रहेगा, या तो वो रूरल में पैदा हुआ या काम है अभी, या अर्बन में है, एक ही जगह। 3 जो कॉमन है, उसकी एजुकेशन, उसका ऑक्यूपेशन, उसकी इनकम,
ये 3 डेमोग्राफी जो है कॉमन है, तो ये 6 हो गई। 7वीं जो इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे स्टेट्स में वो काम करता है, वो है कास्ट। तो जो जिस संख्या में ज़मीन के ऊपर है उस डेमोग्राफी को डेटा में उसी संख्या में आए। यदि आप 100 इंटरव्यू कर रहे हैं तो सिंपल लेमैन की भाषा में मेल फीमेल 50-50 चाहिए। लाइक कास्ट जो जिस संख्या में वो चाहिए, एज ग्रुप जिस संख्या में है वो चाहिए। तो किसी के चेहरे पे कास्ट नहीं लिखी, ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी कास्ट के, उसी एज ग्रुप के, उसी जेंडर के लोग मिल जाएं। तो इसको कहते हैं वेट्स लगाना। तो जो ओरिजिनल है उसको वेट्स लगाते हैं। तो वेट्स लगाने के बाद उसको जो एनालिसिस करके जो डेटा आता है, विच इज़ दी ड्यूली वेटेड एंड एनालाइज्ड डेटा कहते हैं। You mentioned about the methodology to predict the exit polls, and you also said that it's a foolproof method. If you can explain a bit about what exactly is the methodology and how has it evolved ever since you started, like over a decade back? Has the methodology evolved? And considering the lessons from this exit poll, will it be evolved further? Yes, definitely it will evolve further, where we made the mistake of taking things lightly, particularly in the case of Uttar Pradesh. Of course, there were constraints why we took this, because it's a judgmental call. Like मैंने बताया, जैसे एक स्पोर्ट्स होता है तो आपको अपना बेस्ट जो है वो कॉम्प्लिकेटेड समय के ऊपर इस्तेमाल करना होता है, विच वॉज द केस। जैसे मैंने बताया, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, दिस वॉज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन यूपी दिस टाइम बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल डायनामिक्स वर डिफरेंट। दूसरी बात है मेथोडोलॉजी क्या है। इट्स अ वेरी सिंपल फेस टू फेस इंटरव्यू विद रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग। जो मैंने अभी रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग की बात कही। और दूसरा जो होता है कि हमारे सारे इंटरव्यू पेन पेपर पे नहीं, एक टैबलेट में करते हैं आज के समय में। और वो टैबलेट पे ये लिखा होता है कि सैम्पलिंग प्रोफाइल, जिसको हम कहते हैं कि इस लोकसभा या इस असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में जो मेजर चेंज है, जो कि कंसिस्टेंसी टू कंसिस्टेंसी डिफर होता है, वो मोस्टली कास्ट होती है, एज वो सारे फिक्स होता है। तो उसी हिसाब से उसको लेना होता है। और रियल टाइम मॉनिटरिंग आप हमारे ऑफिस में देखेंगे तो ये जो बंदा इंटरव्यूअर ऐसे चल रहा है वो साफ नज़र आएगा। तो एक इंटरव्यू किया, उसकी दूसरा इंटरव्यू करने का मिनिमम 50 मीटर्स का गैप होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं राइट हैंड रूल, कि यहाँ इंटरव्यू किया, अब आप राइट में जाइए और कम से कम 50 मीटर या 4 से 5 घर छोड़ के ही आपको दूसरा इंटरव्यू लेना है। तो यदि उसने कि उसके अंदर किया है तो उसको तुरंत अलर्ट चला जाता है, उस डेटा को हमारे डेटा से बाहर किया जाता है। दिस इज कॉल्ड द क्लीनिंग। हो सकता है कि उसको कोई पर्टिकुलर जाति नहीं मिल रही है, हमारे टैबलेट के अंदर वो भी सुविधा मौजूद है कि यदि यहाँ पर ये पर्टिकुलर जाति नहीं मिल रही है, आप क्लिक कीजिए उस विधानसभा में, तो कहाँ पर उसका बाहुल्य है उस गांव के बारे में वो बता देंगे, तो आप उस गांव में जाइए और ले लीजिए। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग है, रिसर्च इज नथिंग, वी आर नॉट सर्च, साइंटिस्ट नहीं है हम। व्हाट इज रिसर्च? विच ऑलरेडी एग्जिस्ट, वी नीड टू डिस्कवर दैट। सो वट एवर ऑलरेडी ऑन द ग्राउंड, उसको यदि आपने उस रिप्रेजेंटेटिवनेस से किया जिसमें कि वो एग्जिस्ट करता है, दैट्स द मेथोडोलॉजी। Is there a fixed number or an approximate number of people that you interview from a single constituency? Yes. So to be precise, एक एवरेज आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यानी असम छोड़ के 7 सिस्टर्स को छोड़ दीजिए, हिली स्टेट्स छोड़ दीजिए, वो 12 स्टेट्स एक डिफरेंट कैटेगरी में आते हैं, स्पेशल कैटेगरी है वो, क्योंकि वहाँ के वोटरों की संख्या यहाँ के 1/10 है, तो उनका सैंपल साइज अलग होगा। वो 7 हो गए, वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, गोवा हिली नहीं है बट उनको गोवा, पौंडीचेरी, ये छोड़ के बाकी सब में हर एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में 200 सैंपल हम करते हैं। 200 लोगों से बात करते हैं। क्यों 200 से करते हैं? 300 क्यों नहीं और 100 क्यों नहीं? तो जो हमारी ज़्यादा करके डेमोग्राफी है वो है 6, एज ग्रुप भी 6 होते हैं, कास्ट भी बाय एंड लार्ज 6 हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यादव्स जुड़ जाते हैं, जो एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम योर नॉर्मल SC, ST, OBCs, जनरल,
माइनॉरिटी, देन यादव यहाँ जुड़ जाते हैं। ऐसे हर एक स्टेट में अलग अलग जगह कोई एडिशनल कास्ट आ जाती है। विदर्भ में जाएंगे तो कुणबी जुड़ जाता है, मराठवाड़ा में जाएंगे तो मराठास जुड़ जाते हैं इसमें प्लस। तो 6 जनरली होते हैं। तो स्टैटिक्स का ये थंब रूल है जिसको हम सेल साइज कहते हैं। तो आपको यदि रिपोर्टिंग यूनिट जिसको कहते हैं, यदि 18 से 25 कैसे वोट कर रहे हैं तो ये रिपोर्टिंग यूनिट हो गया। तो जब तक उस सेल के अंदर 30 लोगों का सैंपल ना हो, विच इज़ नॉट रिपोर्टेबल। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 10 लोग से बात कर दी और आपने रिपोर्ट कर दिया। सो 30 × 6 180 और 20 एक्स्ट्रा रखे जाते हैं कि कोई ना कोई ज़्यादा आएगा तो कोई ना कोई कम आएगा, ओवर रिप्रेजेंटेशन अंडर। तो उसको एड्रेस करने के लिए एक्स्ट्रा बफर स्टॉक रखा जाता है, इसलिए 200 किया जाता है। तो यूपी में आपने कहा कि यू slipped a little bit, not a little bit, maybe a little more than a little bit. Yeah. Is there, do you think that could possibly be because the pollsters, the people who are going out, जैसे आपने कहा कि उनको तो उनका जो वो था बेंचमार्क था वो बहुत हाई था, तो एक सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन बायस उनके माइंड में था कि यहाँ तो जीतना ही है, तो इनको क्या क्या ज़्यादा, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि रियल टाइम जो भी इंटरव्यूज़ आ रहे हैं वो कोर्स करेक्शन की जा रही है, देखा जा रहा है, वो सारे के सारे गाड़ी में जाते हैं, उनके अंदर बायस आने का प्रश्न ही नहीं होता। क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग है, हम किसी इंटरव्यूअर्स बाहर से नहीं लेते। यदि उसने किसी भी मार्केट रिसर्च कंपनी में काम किया है या कोई भी तरीके का पॉलिटिकल एफिलिएशन है उनकी फैमिली में, नहीं लेता। उसको पॉलिटिक्स का कुछ भी ना समझे, ही इज़ द मोस्ट राइट पर्सन फॉर अस। उनको जो गाइडलाइन बताई गई है बस वो करना है। अच्छा, जिसको दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं कि कौन जीत रहा है कि कौन हार रहा है, उसका कोई। और जो सेम जगह पे उसको नहीं भेजते हैं, वो दैट्स द थंब रूल कि यदि बंदे का वो नेटिव वो जगह है उसको वहाँ नहीं लगाया जाएगा टीम और में। आप उनको मॉनिटर कैसे करते हैं? आपने कहा कि पता चलता है आप लेट लॉन्ग है, रियल टाइम में, मैंने कहा ना टैबलेट है। टैबलेट में वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। टैबलेट उसको कहते हैं MDM, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट। उसमें यदि जो भी कुछ चेंज भी करना है ना तो वो वहाँ से ही होगा, सेंट्रल ऑफिस से। इसमें वो कुछ नहीं कर पाए। इसमें वो गूगल भी देखना चाहे तो नहीं देख पाएगा। अच्छा, क्या आपने पाया है कि जिनके पास जाते हैं वो वही आंसर देते हैं जो एक्सपेक्टेड है? जैसे कि अगर वो सोच रहे हैं कि भाई यहाँ तो यही हवा चल रही है, यहाँ माहौल बना हुआ है कि एनडीए जीत रहा है, और वो प्रेफर करते हैं शायद इंडिया अलायंस को, पर जब आपके लोग जाते हैं तो वो बोलते हैं जी हमने एनडीए को वोट दिया था। क्या ये इस पर आपकी चर्चा है इन हाउस? बिल्कुल चर्चा है। ये सबसे बड़ा विषय है जिसको हम अपने ट्रेनिंग और कोचिंग में, जिसको हम कहते हैं अपने माइंड को जीरो डाउन करना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जीरो डाउन? कि भाई जो एक, जैसे आपने वर्ड यूज़ किया माहौल तो तब होगा जब आप एक इंटरव्यू किए, 10 किए, 20 किए, तो इंटरव्यूअर के मन में ये आ जाता है मैंने 10 इंटरव्यू किए यार, यहाँ तो यही जीत रहा है। और जब वो रिस्पोंडेंट के पास पहुंचता है जो माहौल देख के अपना आंसर दे देता है, या बंदे को देख के, कौन बंदा आ रहा है उसको देख के आंसर। इसीलिए तो मैंने कहा वहाँ पे मैच्योरिटी लेवल जो एकदम लोअर स्टेटा होता है, जो वेल टू डू होते हैं वो तो वोकल होते हैं, वो बता देते हैं सही सही। तो जो लोअरेस्ट एंड लोएस्ट स्टेटा होता है वहाँ पर जो आप कह रहे हैं ये समस्या आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसी के लिए हम ट्रेनिंग करते हैं कि भाई उनको आप पहले तो अकेले में बात करिए, नंबर 1। नंबर 2, वो जो कह रहे हैं, एक क्वेश्चन नहीं होता किसको वोट कर दिए, कम से कम 8-10 क्वेश्चंस होते हैं। उस 8-10 क्वेश्चन को इस हिसाब से डिज़ाइन किया है कि जिसके मन में जो चीज़ है वो एक ना एक जगह पे साफ नज़र आ जाएगी। 2, तीसरा मैं कहता हूँ हमेशा आप डबल चेक करिए। हमारे ए फॉर एक्यूरेसी, एक्सेस माइंड का ए जो है ना, ए का मीनिंग है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी तो नमनक्लेचर है, कोई बोलने से थोड़ी ना आ जाएगी, कैसे आएगी? उसका एक ही चीज़ है कि डबल चेक हर चीज़ को। दुनिया में कभी कोई ड्राफ्ट या लेटर बनाया या कुछ भी आपने लाइफ में किया, मैं सबको इंडक्शन में, कोचिंग में यही कहता हूँ अपने लोगों को, सही हुआ है आज तक? कुछ भी सही नहीं हुआ। आपने ए फॉर एप्पल पहली बार लिखा था तो कैसा लिखा था, और आज लिख रहे हैं कैसा लिख रहे हैं? सो दिस इज़ द प्रोग्रेशन। तो उसको वो बोलते हैं भाई डबल चेक करो। उससे उसको ये भी बोलो देखो यार मेरी रोजी रोटी का सवाल है, आप प्लीज़ सही सही बताना। ये उससे भी ज़्यादा केस आता है माइनॉरिटी के केस में। वो बोल देते हैं हाँ दूसरी पार्टी को वोट किया।
लास्ट फेज का जो इलेक्शन होता है नॉर्मली 5 बजे तक तो वो है ही डेडलाइन, और 6-7 बजे तक पोलिंग होती है, कई जगह 8 बजे तक भी होती है, पर एग्जिट पोल आपके 6-6:30 बजे से शुरू हो जाते हैं। तो ये लास्ट का डेटा आप कैसे, जब आप कह रहे हैं कि वो पर्सनली जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो लास्ट फेज जब भी होता है उसको हम लोग पूरा का पूरा जो है कम से कम 1 सप्ताह 10 दिन पहले इंटरव्यू करके रख लेते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल वैसे कंडक्ट करना, एग्जिट पोल मतलब बंदा वोट करके आ रहा है और आप उससे बात कर रहे हैं, बैन है इलेक्शन कमीशन की। वी आर नॉट सपोज टू डू दैट। सो हमारे लोग खड़े रहते हैं सिर्फ जो ऐसे ही चर्चा करते हैं आम, और उस चीज़ को वैलिडेट करते हैं जो पहले आ रहा था वो अभी भी आ रहा है क्या, और वो पूरी प्रोसेस करते हैं 3 बजे तक। 3 बजे तक 70% टोटल जो भी वोट कर रहे हैं उसका 70 to 80% आ चुका होता है। उसके बाद जो आता है वो 20% ही आता है। तो दिस इज हाउ वी डू द लास्ट फेज का थिंग विच इज कॉल्ड द वैलिडेशन प्रोसेस, क्योंकि वी डू नॉट हैव। हरियाणा के अंदर सिंगल फेज का इलेक्शन था असेंबली में, इसीलिए हमने हरियाणा में जब डेटा शाम को हुआ तो वो एकदम अपोजिट हो रहा था। देन वी सेड कि भाई हम आज नहीं रिलीज़ करेंगे, हम कल करेंगे। फिर दूसरे दिन 24 घंटे हमने पूरा काम किया, ये सब इसमें लिखा हुआ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में। फिर हमने हरियाणा का प्रेडिक्शन नेक्स्ट डे किया था। सेम चीज़ वी डिड फॉर तेलंगाना। तेलंगाना 5 स्टेट थे, तेलंगाना लास्ट में और सिंगल फेज था, तो हमने तेलंगाना का नहीं दिया था अभी जो MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान के साथ। तेलंगाना का हमने दिया था नेक्स्ट डे। दिस इज़ व्हाट वी डू। जब हमने देखा कि यार ये तो गड़बड़ चीज़ आ रही है, जो पहले था और अभी में तो फ़र्क है, देन वी से होल्ड डाउन, अभी नहीं करते रिलीज। ये दोनों बार हमने नेक्स्ट डे किया। Pradeep ji, many political parties who are in opposition today, they want exit polls to be banned. उनका कहना है ये बहुत ही unscientific है, inaccurate है, fake है, corporate management है, and somehow it also influences public opinion. तो इस पे आपका क्या कहना है? अब मैं इसके ऊपर मैं क्या कहूँगा कि पहले अनसाइंटिफिक बोला उनने, जो भी बोला। तो एक्सेस माई इंडिया ने इस बार भी 4 असेंबली इलेक्शंस किए साथ में, इसके जनरल इलेक्शन के साथ 4 के 4 डिट्टो मैचिंग है। स्टेट लाइक अरुणाचल प्रदेश, आसान नहीं, आप वहाँ जाके देखिए। स्टेट लाइक सिक्किम, पिछले बार सिक्किम में हमारे लोगों को इतना मारा था कि हॉस्पिटल तो बहुत छोटी सी चीज़ है, ऑलमोस्ट मरने और जीने का सवाल था सिक्किम में पिछले बार। तो अब जिनको जो चीज़ नहीं पसंद आती है तो वो नहीं आती है, अब उसके लिए क्या कहा जा सकता है। बट रिजल्ट और आंकड़े देख के, फैक्ट फिगर देख के जो भी बात करेंगे, सो आई मीन इट इज़ क्वाइट एविडेंट दैट अच्छे खराब है जो भी है, इट इज़ क्वाइट एविडेंट। और हम तो ये सिर्फ इसमें अकेले काम नहीं आता, पॉलिटिकल पार्टीज़ को और जिसको भी है ये जानने का मौका मिलता है कि वो जीते हैं तो किस वजह से जीते हैं, तो वो वजह को एक्चुअल गवर्नेंस में पूरा करें। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी इलेक्शन 3 ही विषय होते हैं, दावे, वादे, इरादे। दावे वो जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट में कि हमने पिछले 5 साल में ये सब काम किया, वादे ये जो अपोजिशन में है कि हम आएंगे तो ये करेंगे, और बेस्ड ऑन दिस दावे एंड वादे पीपल मेक देयर इरादे। तो लोगों के इरादे क्या हैं वो जानना तो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो आपने तो ये भी फेस तो सुना है कि पॉलिटिशियन तो 5 साल में एक बार नज़र आते हैं, उसके बाद तो आते नहीं हैं। टू काउंटर ऑल दीज थिंग्स, एंड नवीन पटनायक जी जैसे क्यों गवर्नमेंट रिपीट करते थे 5 कंसेक्यूटिव टर्म, व्हाई? ही सर्वाइव 2 मोदी सुनामी वेव, व्हाटएवर यू कॉल, ऑफ 14 and 19, व्हाई? वो तो विजिबल भी नहीं होते हैं, नज़र भी नहीं आते हैं, वहाँ तो कोई हिंदू मुस्लिम भी नहीं है, उनकी कोई सेकंड लाइन भी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में कि चलो ये नवीन बाबू नहीं तो कोई और कर ले रहा है। क्यों? डिलीवरी। ऐसे ही थोड़ी कोई जिता देता है। 80% लोगों का जीवन जो है गवर्नमेंट ऑफ द डे के ऊपर निर्भर करता है। बड़ी केयरफुली वो चुनते हैं गवर्नमेंट को, बहुत शिद्दत के साथ चुनते हैं, वो नहीं करते गलती। तो उनको समझना और जानना हमारे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। रह गई बात अपोजिशन पार्टी या जो भी कहते हैं, तो अथॉरिटी उसका निर्णय लेंगी कि बैन करना है या क्या करना है। Do you feel there's still a long way to go in the methodology of your, I mean, how you operate? And going back on the hindsight, I mean, would you rather have a bigger sample size? अब उससे फ़र्क पड़ता आपका एक्यूरेसी में? As long as sample size is representative,
तो वो कितना भी बड़ा सैंपल साइज हो फिर उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने बताया मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है सेल साइज को यदि आपने मेंटेन कर लिया है, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफकोर्स उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। तो वही है, यदि कि सिर्फ ये जानना है कि जीतेगा कौन हारेगा कौन, यूएस में जो इतना बड़ा यूएस का इलेक्शन होता है 2000 इज़ द मैक्सिमम। आप निकाल के देखिए 2020 इलेक्शन में, प्रेसिडेंट इलेक्शन में करीब 35 एजेंसीज ने प्रिडिक्ट किया होगा, ऐसा जो दिखता है इंटरनेट पे। 32 का सैंपल साइज 2000 से कम है, क्योंकि वहाँ सिर्फ 5-6 स्विंग स्टेट है, बस उनको ही जानना है। बाकी सब जगह रेड ब्लू डेमोक्रेट और रिपब्लिकन फिक्स है, बट उनका ऑब्जेक्टिव है कि भाई कौन जीत रहा है, खत्म हो गई बात। इफ़ दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव तो हमको भी छोटा सैंपल साइज, इतने बड़े की ज़रूरत नहीं है। बट हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हर एक विधानसभा में, लोकसभा नहीं विधानसभा में, कौन सी जाति कौन सी डेमोग्राफी कैसे क्यों वोट कर रही है, फिर आपको करना पड़ेगा। तो ऑल डिपेंड ऑन द रिसर्च ऑब्जेक्टिव कि आप चाहते क्या हैं इस रिसर्च से। मैं यही बोल सकता हूँ कि चाइल्डिश टॉक है, और क्या इससे ज़्यादा बोलूँ। समझिए तो सही आप बोल क्या रहे हैं। व्हाट इज़ द फैक्ट बिफोर यू? इफ़ यू से विद द फैक्ट एंड एवरीथिंग इट विल होल्ड गुड। एंड बंद कर दे, कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या दिक्कत है। एग्जिट पोल बंद, हमारा तो मैं वैसे ही कह रहा हूँ ना, हमारा तो 70% से ज़्यादा काम कॉरपोरेट का है, हमें कोई चिंता नहीं है। वी आर विद द लॉ। So how many pollsters do you employ nationwide? इस इलेक्शन में 900 थे, और हमारी मेथोडोलॉजी में सर्वे रिपोर्ट जो चैनल ने भी दिखाई पूरी की पूरी, नंबर ऑफ सर्वेयर्स, नंबर ऑफ इंटरव्यू कंडक्टेड, सैम्पल साइज 5,82,000 प्लस, नंबर ऑफ असेंबली कंस्टिट्यूएंसी वी कवर 3,600, कंट्री में टोटल 4,200 है, वी कवर 3,600, नंबर ऑफ लोकेशंस 22,000 प्लस, 22,000 लोकेशंस है यूनिक, जो कि आपको पूरे लेट लॉन्ग मिलेंगे हमारे ऑफिस में डेट और समय के साथ। So these people, just like election commission moves security forces. वो हम भी ऐसे ही फोर्स बोलते हैं, पोस्ट पोल बोलते हैं उसको, स्टडी सेम। Are they full-time staffers or फुल टाइम, हम कोई भी चीज़ अपने कंपनी के अंदर आउटसोर्स नहीं करते। दैट्स द फिलॉसफी ऑफ आवर कंपनी, एंड दे डू वर्क फॉर कॉर्पोरेट, और बाकी समय पे बाकी काम। So your firm works for multiple corporates. Exit poll business, is it a profitable venture? एग्जिट पोल इज अ लॉस मेकिंग। वाई? आई टेल यू, क्योंकि कोई भी मीडिया हाउस इतना पैसा नहीं देगा जितना पैसा हम ज़मीन पे खर्च करते हैं। बोलते सारी दुनिया इतना कम सैंपल साइज चाहिए, तुमको क्यों चाहिए? हम बोलते हैं हमको करना है तो फिर पूरा ही काम करना है, ठीक है, आपको जो बजट है वो दीजिए, तो हम उसको अपना इन्वेस्टमेंट लेते हैं, बिकॉज वी गेट इन द प्रोसेस दी विजिबिलिटी। बाकी कॉर्पोरेट रिसर्च में वो विजिबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि इसमें रिजल्ट आना है ना। इट्स नॉट ओनली विजिबिलिटी, आपकी एक्यूरेसी भी पता चलेगी कि हाउ एक्यूरेट यू आर। तो जैसे मैंने बताया 69 इलेक्शन 65 वी कॉल इट करेक्टली, 4 बार हम फेल भी हुए। और जहाँ तक रह गई कि पास और फेल का सवाल, तो भाई हम तो हमेशा बोलते हैं कि हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव यही है एग्जिट पोल करने का, वी ट्राई एंड गेट रिजल्ट बिफोर रिजल्ट। दैट्स द एक्सपेक्टेशन वी हैव डेवलप्ड इन द माइंड्स ऑफ पीपल। हमेशा कोशिश वही रहती है, लेकिन 0.1% से भी कम 64 करोड़ प्लस 64.5 करोड़ लोगों ने वोट किया है, और हम 5 लाख लोगों से बात कर रहे हैं, दैट टू टाइम एंड वेदर और सो मेनी कंस्ट्रेंट जो भी आ रहा है। और यदि हम उसमें विनर को करेक्टली प्रिडिक्ट कर पाएँ तो आई थिंक द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज मेट। ठीक है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ है, उसके लिए ट्राई किया जा सकता है, बेहतर मॉनिटरिंग, बेहतर कंट्रोल, बेहतर प्रोसेस की जा सकती है। Two things I want to ask. You didn't answer the question about stock market listing plans. Like, are you still going to go ahead with that? सो मैडम, जहाँ तक एक्सिस माई इंडिया की लिस्टिंग का सवाल है, इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन आवर बिजनेस प्लान, द फ्यूचर बिजनेस प्लान। और उसमें फिर जनरली जो एक रोड मैप होता है लिस्टिंग और नो लिस्टिंग, तो आपको लिस्टिंग का मतलब है कि आपको किसी बिजनेस को करने के लिए एक्स अमाउंट ऑफ पैसा चाहिए। दैट्स वाई यू सीक पब्लिक मनी थ्रू IPO। तो आज की डेट में हम लोग एक अलग प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहे हैं। उस प्रोजेक्ट का नाम है, बोलचाल की भाषा में, कंसल्टेंट टू कॉमन मैन। मीनिंग जो BCG या मैकेंजी या ये जो कंपनीज होती हैं बिग 4, बिग 6, जो वेरियस कॉरपोरेट या गवर्नमेंट के लिए कंसल्टेंसी देते हैं,
ये हम एक कॉमन मैन के लिए कंसल्टेंसी का ऐप ला रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट सब रेडी हो चुका है, उसका ट्रायल वर्जन चालू है। So if this becomes successful, then there will तो be a फिर market लिस्टिंग के listing. लिए जाएंगे। When the elections were midway, a purported survey had leaked attributed to Access My India, and there is a view that results predicted in that survey were very closer to the actual result, and probably that was the actual survey. That is what the opposition also says. सो दैट वाज द सर्वे, जो कि हम हर इलेक्शन में वैसे होता है, नया कुछ भी नहीं है। हर इलेक्शन में हम डिस्क्लेमर अपने उस पर डालते हैं कि भाई हम कोई प्री पोल करते नहीं, ना ही कोई चीज़ रिलीज़ करते हैं इस तरह की। तो ये इस तरह के जो भी लोग करते हैं ये सब फ्रॉड और फेक है, विच इज़ द केस दिस टाइम ऑल्सो। और इस टाइम एक कदम आगे जाके, क्योंकि इतना परेशान कर दिया मुझे लोगों ने पूछ के, उसकी मैंने FIR भी दर्ज की है महाराष्ट्र के साइबर सेल में कि दिस इज़ नॉट लीक्ड डन बाय अस। तो जिसने भी किया आप उसका संज्ञान लीजिए। Great. Thank you so much. थैंक यू जी।